नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अरुण बायो क्लासेस में। अपने आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है मेल न्यूट्रिशन और उसके कारण से यानी कि कुपोषण और कुपोषण के कारण से होने वाले रोग। मेल न्यूट्रिशन कुपोषण संबंधी जो रोग हैं और कुपोषण क्या है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें, रोग से संबंधित, कुपोषण से संबंधित यानी मेल न्यूट्रिशन से संबंधित जो भी टॉपिक है आज पढ़ने के लिए वो सारे आपके सामने बोर्ड पर पहले से तैयार हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, टॉपिक पढ़ने से पहले आपको बता दें कि जो भी वीडियो आपको दी जाती है आप उसका अच्छी तरह से अवलोकन करें, उसको अच्छी तरह से देखें और उसको समझें। साथ ही साथ आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उन नोट्स को कॉपी करें और उनका भी अध्ययन करें। मेल न्यूट्रिशन संबंधी जो भी रोग हैं उन रोगों के बारे में सब कुछ नोट्स के अंदर स्पष्ट लिखा भी हुआ है और इसके माध्यम से आप वीडियो के माध्यम से आप समझ भी लोगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करें कुपोषण। क्या है कुपोषण? कुपोषण मेल न्यूट्रिशन क्या है, यानी कि किस प्रकार से इसकी पैदा होती है। तो मनुष्य को यदि दैनिक जीवन में अपने जो दैनिक क्रियाकलाप, उसके दैनिक जीवन है, डेली लाइफ है, उस डेली लाइफ के अंदर संतुलित आहार प्राप्त नहीं होता है, जो कंप्लीट फूड होता है, बैलेंस्ड डाइट होती है, संतुलित आहार होता है, वो उसे प्राप्त नहीं होता है, तो शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। पोषक तत्वों की कमी होना यानी कि जो पोषक कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, फैट है, मिनरल्स हैं, इनकी कमी हो जाती है। उनकी कमी से शरीर के अंदर डिसऑर्डर्स या डिजीज या कमियां या रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जब दैनिक आहार में शरीर की आवश्यक ऊर्जा तथा पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं, जब दैनिक आहार में शरीर को आवश्यक ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं, तो इस स्थिति को कुपोषण या मेल न्यूट्रिशन कहा जाता है। कुपोषण या मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। शरीर को कंप्लीट फूड यानी कि बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, संपूर्ण आहार आवश्यक होता है, लेकिन अगर शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी आ जाए और ऊर्जा कंप्लीट पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होती है, तो शरीर के अंदर कुछ कमी आ जाती है। उन कमियों के बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें अपन की कुपोषण के प्रकार, द टाइप्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन। कुपोषण के प्रकार कौन कौन से हैं? तो मुख्य रूप से कुपोषण के 4 प्रकार हैं, जिसमें पहला है अल्प पोषण, अंडर न्यूट्रिशन। अल्प पोषण, अंडर न्यूट्रिशन यानी कि भोजन की मात्रा कम होना। जब दैनिक जीवन में, जब दैनिक आहार में या लंबे समय तक भोजन अपर्याप्त मात्रा में मिलता है, जब अपर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है यानी कम मिल पाता है भोजन, अपर्याप्त मात्रा मिलता है, जिसको व्यक्ति को जितना भोजन चाहिए उतनी मात्रा में अगर व्यक्ति लंबे समय तक भोजन नहीं करता है, कम भोजन करता है, तो इसे अल्प पोषण कहते हैं। अति पोषण यानी कि अधिक मात्रा में, जब लंबे समय तक अत्यधिक मात्रा में भोजन ग्रहण किया जाता है, जब अत्यधिक मात्रा में भोजन लंबे समय तक किया जाता है, तो इसे अति पोषण कहते हैं। और अति पोषण के कारण से भी रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अति पोषण दूसरा टॉपिक है अपना। अल्प पोषण, लंबे समय तक कम भोजन प्राप्त होना, अपर्याप्त भोजन प्राप्त होना, जितनी आवश्यकता हो उससे कम भोजन प्राप्त होना, अर्थात एक प्रकार की भूखमरी हो जाती है कि लोग भूखे रह जाते हैं, आधे भूखे रह जाते हैं, इस प्रकार से अल्प पोषण होता है। अति पोषण, अधिक मात्रा में भोजन लंबे समय तक ग्रहण करना अति पोषण कहलाता है। अति पोषण के कारण से शरीर के अंदर अतिरिक्त फैट, चर्बी, कोलेस्ट्रॉल ये सभी जमा हो जाती है और शरीर में मोटापा बढ़ जाता है, ओबेसिटी बढ़ जाती है। मोटापा की वजह से हार्ट संबंधित हार्ट डिजीज है, किडनी डिजीज है, डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये था दूसरा अति पोषण। उसके बाद है असंतुलित पोषण, इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। अल्पपोषण यानी असंतुलित पोषण, ये क्या है कि ऐसे आहार का उपयोग जिसमें कुछ पोषक अधिक अनुपात में, कुछ पोषक तो बहुत ज्यादा अनुपात में हो। जैसे कि भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के कारण से अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों को अपन समान रूप से ना ले, यानी अनुपात शरीर को चाहिए उस अनुपात में ना ग्रहण करें और कम मात्रा में ग्रहण करते हैं, तो इसे असंतुलित पोषण कहते हैं। अर्थात हम एक समय के अंदर चावल रोटी ज्यादा खाते हैं और प्रोटीन संबंधी कोई भी चीज नहीं लेते, जैसे दाल नहीं लेते, सब्जी का उपयोग नहीं करते हैं, तो ऐसे के अंदर उसे असंतुलित पोषण कहते हैं, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट तो बहुत ज्यादा हो गया। दाल में, रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट, चावल में भी कार्बोहाइड्रेट, लेकिन उसके साथ में प्रोटीन जैसे दूध है, अंडा है, मांस है या फिर दाल है, ये सभी नहीं लेते हैं,
तो ऐसे के अंदर उसे असंतुलित पोषण कहते हैं। विशिष्ट न्यूनता, कोई विशेष पोषक तत्वों की कमी विशिष्ट न्यूनता कहलाती है। कुपोषण के चौथे प्रकार में है कि स्पेसिफिक डेफिशिएंसी। विशिष्ट न्यूनता, अगर भोजन के अंदर किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाए और वो कमी भी लंबे समय तक रहे या पूर्ण रूप से अभाव हो, उस पोषक तत्व की या तो बहुत कमी हो या पूर्ण रूप से अभाव हो, तो उसे विशिष्ट न्यूनता कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। अगर अपन कार्बोहाइड्रेट का उपयोग ज्यादा करते हैं, हमेशा चावल रोटी खाते हैं लेकिन दाल का उपयोग नहीं करते हैं या फिर दूध का उपयोग नहीं करते हैं, तो ऐसे के अंदर शरीर में प्रोटीन की कमी आ जाती है। तो इसे कहते हैं विशिष्ट न्यूनता। तो हम लंबे समय तक अगर हम विशेष पदार्थ का उपयोग ज्यादा करें, किसी एक पदार्थ का, एक भोजन का, और एक पोषक तत्व ना लें, तो उसकी वजह से कहते हैं विशिष्ट न्यूनता, स्पेसिफिक डेफिशिएंसी। इस प्रकार से ये 4 प्रकार हैं कुपोषण के। पहले अकुपोषण, फिर अतिपोषण, सब असंतुलित पोषण, इम्बैलेंस्ड डाइट और विशिष्ट न्यूनता। तो ये सभी 4 प्रकार कुपोषण के होते हैं। 4 प्रकार। उसके बाद में कुपोषण से व्यक्ति, अगर भोजन व्यक्ति को कम मिलेगा, कम पोषण प्राप्त होता है, तो व्यक्ति कमजोर हो जाता है, थका हुआ महसूस करता है और रोगी हो जाता है। उसके अंदर रोग उत्पन्न हो जाते हैं, वो थका हुआ महसूस करता है, वो कमजोर हो जाता है। ऐसे लक्षण उसके अंदर दिखाई देने लगते हैं। लगभग 30 करोड़, जो विश्व में लगभग 30 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार हैं। मेल न्यूट्रिशन जो है, मेल न्यूट्रिशन की जो क्रिया है, मेल न्यूट्रिशन के कारण से लोग 30 करोड़ जो लोग हैं, 30 करोड़ व्यक्ति, 30 करोड़ के लगभग लोग मेल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पोषण संबंधी कुछ प्रमुख रोग बताए गए हैं कि जो रोग शामिल किए गए हैं, मुख्य रूप से पोषण संबंधी रोग, वो 5 रोग शामिल किए गए हैं। जिसमें पहला है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर रोग है पहला। ये रोग प्रोटीन की कमी के कारण से होता है। हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे, थोड़ी देर बाद में इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है क्वाशियोरकर, इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है ये। मुख्य रूप से यह रोग बच्चों में होता है, लगभग 1 से 5 वर्ष के बच्चों में। उसके बाद है मैरास्मस। WHO के अनुसार पोषण संबंधी प्रमुख रोगों के अंदर दूसरा है मैरास्मस। यह रोग भी प्रोटीन की कमी से होता है और कैलोरी की कमी से भी होता है। कैलोरी, ऊर्जा जो प्राप्त होती है भोजन से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, उसकी कमी के कारण से भी मैरास्मस रोग होता है। इसे सूखा रोग भी कहते हैं और यह रोग मुख्य रूप से बच्चों में होता है, लगभग 1 से 1 वर्ष तक के बच्चों में। इसके बाद आता है दूसरा जीरोप्थेलेमिया। जीरोप्थेलेमिया रोग, यह रोग शुष्क नेत्र रोग, जीरोप्थेलेमिया, यह रोग विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन ए कमी से, विटामिन सभी नहीं, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है यह जीरोप्थेलेमिया। रक्ताल्पता, अगला है रक्ताल्पता, एनीमिया यानी कि खून की कमी। यह रोग मुख्य रूप शरीर में या रक्त में लौह तत्व यानी लौह आयन की कमी के कारण से होता है। अगर भोजन के अंदर हम ऐसा भोजन करते हैं इसमें लौह आयन ना हो और लोहे की आयन की अगर शरीर में कमी हो जाती है, क्योंकि लौह आयन जो है, आयन के जो आयन है वो हमारे शरीर में ब्लड बनाने के लिए, रक्ताणु निर्माण में काम आते हैं, इसलिए लौह आयन की कमी से शरीर में एनीमिया, रक्ताल्पता रोग हो जाता है। और तीसरा, 5वां रोग है गलगंड या गोइटर। गलगंड या गोइटर, यह रोग आप समाज में बहुत सुनते होंगे। यह रोग मुख्य रूप से आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। तो अगर भोजन में आयोडीन की कमी है तो गलगंड नामक रोग हो जाता है। इस प्रकार से WHO के अनुसार पोषण संबंधी, भोजन संबंधी 5 रोग मुख्य रूप से माने गए हैं। क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से, मैरास्मस प्रोटीन और कैलोरी मान की कमी से, जीरोप्थेलेमिया विटामिन ए की कमी से, रक्ताल्पता लौह तत्व की कमी के कारण से, और गलगंड नामक जो रोग है वो आयोडीन की कमी के कारण से होने वाला रोग है। तो ये मुख्य रोग थे जिनको WHO मानता है कि पोषण संबंधी रोग हैं ये। इसके बाद में शरीर के अंदर हम भोजन के रूप में प्रोटीन ग्रहण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं, वसा ग्रहण करते हैं और साथ ही साथ इनके साथ खनिज, लवण, जल, विटामिन आदि भी ग्रहण करते हैं। तो शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवणों के कारण से कौन कौन से मुख्य रोग उत्पन्न होते हैं, उन रोगों के बारे में अपन अध्ययन करें। तो देखिए, प्रोटीन की कमी से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज के संबंधी जो रोग हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आता है अपना प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन, मुख्य रूप से प्रोटीन संबंधी रोग। तो इन प्रोटीन संबंधी रोगों को एक तो क्या कहते हैं, ऊर्जा न्यूनता।
ऊर्जा न्यूनता भी कहा जाता है, एनर्जी डेफिशिएंस, ऊर्जा न्यूनता, या फिर इसका एक और नाम है, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोटीन ऊर्जा आहारीय अपूर्णता। प्रोटीन ऊर्जा आहारीय अपूर्णता अर्थात प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, पी प्रोटीन एनर्जी ई और मैल न्यूट्रिशन एम, पीईएम। यह पीईएम जो रोग है, देखिए ऊर्जा आहारीय, शरीर वह आहार, वह भोजन जो शरीर को ऊर्जा प्रदान कर रहा है, उस भोजन की कमी के कारण से उत्पन्न होने वाले रोगों को पीईएम कहते हैं, या शॉर्ट में ऊर्जा न्यूनता भी कहते हैं, पीईएम भी कहते हैं। पीईएम क्या है? प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। तो ऊर्जा वाले जो भोजन होते हैं, जो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, वो एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है, बहुत जल्दी ऊर्जा देता है, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है। प्रोटीन इससे भी ज्यादा, वसा इससे भी ज्यादा ऊर्जा देता है, लेकिन इनका उपयोग हम इतनी जल्दी नहीं कर पाते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक एनर्जी गिविंग फूड होता है। तो मुख्य रूप से इस पीईएम में जो शामिल किया गया है, उस पीईएम के अंदर यानी प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन के शामिल किया गया है, उसमें कार्बोहाइड्रेट को भी, वसा को भी और प्रोटीन को भी, ये तीनों ही पोषक पदार्थ जो है, भोजन के जो आवश्यक घटक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इनकी कमी से होने वाले रोगों को पीईएम कहा जाता है। प्रोटीन ऊर्जा आहारीय अपूर्णता या प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन कहा जाता है। प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन के अंदर जो मुख्य रोग दो हैं पीईएम में, वो एक है क्वाशियोरकर ये, और एक है मैरास्मस। हम बात करते हैं पहले क्वाशियोरकर की। देखिए, प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण से, प्रोटीन अगर शरीर में बहुत ज्यादा कम हो जाता है, प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण से उत्पन्न होता है क्वाशियोरकर रोग। यह क्वाशियोरकर रोग जो है बच्चों के अंदर होने वाला रोग है। लगभग 1 से 5 वर्ष के बच्चों के अंदर यह रोग उत्पन्न होता है। 1 से 3 वर्ष, 1 से 5, 1 से 3 वर्ष के बच्चों के, मुख्य रूप से 1 से 3 वर्ष के बच्चों के अंदर मुख्य रूप से उत्पन्न होने वाला रोग है। प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण से उत्पन्न होने वाला रोग क्वाशियोरकर है। 1 से 3 वर्ष तक के बच्चे जो अपने एक से 3 वर्ष तक के बच्चे जिनका 1 किलोग्राम भार हो, 1 किलोग्राम भार के अनुसार 1 ग्राम प्रोटीन से भी कम प्रोटीन प्राप्त करते हैं। 1 से 3 वर्ष के बच्चे जो 1 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रोटीन के हिसाब से भी कम प्रोटीन मिल पाती है, अर्थात 1 किलोग्राम वजन के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन भी उन्हें नहीं मिलती है, उससे भी कम प्रोटीन उन्हें प्राप्त होती है, उससे भी कम प्रोटीन वो ग्रहण कर पाते हैं, उनके अंदर ये रोग होता है। तो ध्यान दीजिएगा, 1 ग्राम प्रति किलोग्राम, यानी कि 1 केजी 1 किलोग्राम के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन उन्हें 1 ग्राम से भी कम प्रोटीन प्राप्त होती है। तो ऐसे बच्चों के अंदर क्वाशियोरकर नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। प्रतिदिन के हिसाब से, यानी प्रतिदिन 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम, प्रतिदिन 1 दिन के अंदर 1 किलोग्राम के वजन के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन से भी कम उन्हें प्रोटीन प्राप्त होती है, तो उसमें क्वाशियोरकर रोग होता है। इस रोग के लक्षण क्या है? वजन कम हो जाना, शरीर का वजन बहुत कम हो जाना, बच्चा पतला कमजोर हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है उसके अंदर, हर बात में चिड़चिड़ापन, ज्यादा रोना, खेलना नहीं, अरुचि होना, उसको किसी भी चीज की रुचि ना हो, खेलने में, घूमने में, या फिर उसको कोई भी चलने में, फिरने में, इसमें अरुचि होना, उसकी अरुचि हो जाना, चिड़चिड़ापन होना और वजन कम होना, ये इसके मुख्य लक्षण। दूसरा लक्षण है त्वचा काला पड़ जाना, त्वचा काली व खुरदरी और पपड़ीदार हो जाती है, होकर फटने लग जाती है, खुरदरी, पपड़ीदार, काली पड़ जाती है, इस प्रकार की त्वचा हो जाती है। शरीर में सूजन आ जाती है, स्पेशली पेट में सूजन आ जाती है, पेट वाला हिस्सा जो है वो ज्यादा बाहर निकल आता है, अर्थात पेट फूल जाता है। बच्चे का जो पेट है बेली लाइक, बेली मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ बहुत बड़ा पेट दिखाई देता है बच्चे का। बाल बहुत पतले, रुई के समान पतले उलझे बाल हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, बाल लाल या सफेद हो जाते हैं, बहुत ही रुई के समान सब बाल होंगे उसके, उलझे हुए बाल होंगे, लाल हो जाएंगे, पतले होंगे, सफेद बाल हो जाएंगे, इस प्रकार के बाल हो जाते हैं। यकृत की काफी हानि होती है, अर्थात बच्चे का लीवर जो है वो खराब हो जाता है, जिससे उसके भोजन का पाचन सही प्रकार से नहीं हो पाता है, लीवर को काफी हानि पहुंचती है।
ये था पहला रोग कवासी वर्कर। दूसरा रोग है PEM का, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन में दूसरा रोग जो शामिल किया गया है, और दूसरा रोग है मेरास्मस। देखिए मेरास्मस, यह रोग मेरास्मस, इसको सूखा रोग भी कहते हैं, सूखा रोग बोला जाता है। और यह रोग जो है 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों के अंदर मुख्य रूप से होता है। मेरास्मस रोग 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों के अंदर मुख्य रूप से पाया जाता है। और यह रोग भी बच्चों में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों की कमी के कारण से उत्पन्न हो सकता है। वसा के कारण से भी, प्रोटीन के कारण से भी, और कार्बोहाइड्रेट, मुख्य रूप से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण से होता है। जब बच्चों को प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पाता है, अर्थात संतुलित भोजन नहीं मिल पाता है, पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है, तो उसके अंदर ये रोग उत्पन्न होता है। इस रोग के भी कुछ इसी प्रकार के लक्षण हैं। वजन अत्यधिक कम हो जाना, वजन बहुत कम हो जाना, बच्चे के हाथ पैर बहुत पतले हो जाते हैं। शिशु के आयु के अनुसार, उसकी आयु के अनुसार शिशु का जो वजन है वो 60% तक कम हो जाता है। 60% उसकी आयु के हिसाब से जो वजन होना चाहिए, उसकी आयु के हिसाब से 60% वजन कम हो जाता है। ये इसका लक्षण है। दूसरा, चेहरा मुरझाया हुआ रहता है, सूखा एवं झुर्रीदार हो जाता है, आंखें धंस जाती है, शिशु की आंखें अंदर की ओर धंस जाती है, चेहरा मुरझाया हुआ होता है, सूखा हुआ होता है, झुर्रीदार चेहरा हो जाता है। इस प्रकार का उसके अंदर लक्षण उत्पन्न होते हैं। पसलियां बाहर से दिखाई देती हैं, बच्चे की पसलियां हैं वो बाहर से दिखाई देने लग जाती है, क्योंकि मांस यानी स्किन बहुत कम हो जाती है, प्रोटीन डैमेज हो जाती है, प्रोटीन नहीं मिल पाती है, पसलियां बाहर से दिखाई देती हैं। हाथ और पैर बहुत पतले हो जाते हैं, पेशियां बहुत कमजोर और पतली हो जाती हैं। ये सभी इसके रोग के लक्षण हैं। और इसके बाद में बाल झड़ने लग जाते हैं, शिशु के या बालक के जो बाल हैं वो झड़ने लग जाते हैं। तो ये 2 रोग थे PEM के, मुख्य रूप से क्वाशियोर्कर और मेरास्मस। अब देखिए ये दोनों रोग मुख्य रूप से अफ्रीकी देशों में ज्यादा पाए जाते हैं। अफ्रीकी देशों के अंदर ज्यादा ये रोग मिलने के कारण से अफ्रीकी देशों के बच्चों में यह रोग ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि वहां की कामकाजी महिलाएं बच्चों को बहुत जल्दी ही स्तनपान कराना बंद कर देती हैं, और उन्हें स्तनपान बंद करने के बाद उन्हें प्रोटीन की कमी वाला भोजन दिया जाता है, प्रोटीन की न्यूनता, प्रोटीन की कमी वाला आहार उन्हें दिया जाता है, जिस कारण से रोग हो जाता है। तथा साथ ही साथ वहां के लोग अपने भोजन में मक्का का उपयोग अधिक करते हैं, मक्का का उपयोग ज्यादा करते हैं अपने भोजन में। मक्का के अंदर एक एमिनो अम्ल ट्रिप्टोफेन ये नहीं होता। मक्का में एक आवश्यक एमिनो अम्ल ट्रिप्टोफेन नहीं होता। इस ट्रिप्टोफेन एमिनो अम्ल के न होने के कारण से शरीर में प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता है। ट्रिप्टोफेन की अनुपस्थिति के कारण शरीर में प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता है, क्योंकि ट्रिप्टोफेन एक आवश्यक एमिनो अम्ल है प्रोटीन के निर्माण के लिए। और इसी कारण से प्रोटीन नहीं बनने के कारण से शरीर में प्रोटीन की कमी आ जाती है। तो ये 2 रोग थे PEM, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, क्वाशियोर्कर और मेरास्मस। इसका कारण क्या है, इनके लक्षण क्या है, उनके बारे में आपको पता है। इसके बाद आता है दूसरा, खनिज न्यूनता रोग, अर्थात मिनरल डेफिशिएंसी हो जाए शरीर के अंदर, खनिज अगर पूर्ण रूप से नहीं मिल पाते हैं, मिनरल डेफिशिएंसी, खनिज न्यूनता रोग है, ये नहीं मिलते। देखिए इनके कारण शरीर के अंदर खनिज मुख्य रूप से कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस जो मुख्य रूप से आवश्यक होते हैं। एक रोग है अस्थि छिद्रता, जैसे अस्थि छिद्रता है लिखा हुआ है, अस्थि छिद्रता, ऑस्टियोपोरोसिस। ये रोग कैल्शियम कमी के कारण से होता है। इस रोग में क्या होता है, अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो शरीर की हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाती हैं, उनमें छिद्र बन जाते हैं, अंदर से खोखली हो जाती हैं, सामान्य सी चोट या गिरने आदि से हड्डियां टूटने लग जाती हैं। इसे कहते हैं अस्थि छिद्रता या ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि मुख्य रूप से खनिज न्यूनता के कारण से होता है। ये सभी थे 2 रोग अपने पढ़े, प्रोटीन ऊर्जा आहरीय अपूर्णता PEM और दूसरा खनिज न्यूनता रोग। तीसरा अपना टॉपिक आता है विटामिन न्यूनता रोग। इससे पहले अपन इसको कर लेते हैं। देखिए अब तीसरा आता है अपना विटामिन न्यूनता रोग, यानी विटामिन की कमी से होने वाले रोग। बहुत सारे विटामिन हैं,
इन्हीं कमी से होने वाले रोग हम एक करके पढ़ेंगे इनका। विटामिन न्यूनता रोग, विटामिन कमी से होने वाले रोग हैं। तो विटामिन जो है वो दो प्रकार के, अपने विटामिनों को बांटा गया है दो प्रकारों में। एक होता है वसा में विलय विटामिन, वसा में विलय विटामिन जो कि फैट सोल्यूबल है, फैट में सोल्यूबल होते हैं वो विटामिन, और दूसरे हैं जल में विलय विटामिन। वसा में विलय विटामिन जो है वो है विटामिन ए, डी, ई एंड के। ए, डी, ई एंड के यानी कि 4 विटामिन है जो कि वसा में विलय है, और जल में विलय विटामिन जो है वो 2 है बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में काफी आते हैं विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B7, B12, इस प्रकार से काफी विटामिन है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो इन सभी की कमी कारण से क्या क्या रोग होते हैं। अब देखिए हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे तो सभी को एक एक करके पढ़ेंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, उसका शरीर में क्या कार्य है, और उसकी कमी होने के कारण से क्या रोग उत्पन्न होते हैं, ये सभी हम इनके बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है वसा में विलय विटामिन। वसा में विलय विटामिन में पहला विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनोल। रेटिनोल, इसको विटामिन ए के रासायनिक नाम रेटिनोल कहा जाता है। यह विटामिन कौन से भोजन से प्राप्त होता है, मुख्य रूप से हरी सब्जियां, गाजर, टमाटर, यकृत, मछली का यकृत, पीतक यानी अंडे और दूध, इससे प्राप्त होता है विटामिन ए। तो हरी सब्जियां हैं, गाजर है, टमाटर है, यकृत, अंडे और दूध से प्राप्त होता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो शरीर में रतौंधी नामक और जीरोप्थेल्मिया शुष्क नेत्र रोग हो जाते हैं। रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, रात के अंदर या अंधेरे में कम प्रकाश में व्यक्ति को कम दिखाई देता है, रतौंधी रोग हो जाता है, या जीरोप्थेल्मिया शुष्क नेत्र रोग भी हो जाता है। दूसरा आता है विटामिन डी। विटामिन डी जो है इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल रासायनिक नाम पर विशेष ध्यान देना, कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम है। किससे प्राप्त होता है, ये मुख्य स्रोत क्या है इसके, विटामिन डी के मछली के यकृत का तेल, बहुत अच्छी मात्रा के अंदर विटामिन डी प्राप्त होता है। मछली के यकृत का तेल, दूध तथा प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा द्वारा विटामिन डी स्वयं संश्लेषित किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह 10 बजे तक की जो धूप होती है उसको ग्रहण करना चाहिए। विटामिन डी तो प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं संश्लेषित किया जाता है। इसके बाद में विटामिन डी का क्या कार्य है, Ca2 पॉजिटिव आयन, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन जो है उनका अवशोषण करना है, और अस्थि निर्माण और बोन फॉर्मेशन, अस्थि निर्माण में यह सहायक होती है। Ca2 पॉजिटिव आयन का अवशोषण करना है, कैल्शियम आयन का अवशोषण करना, और अस्थि निर्माण में यह सहायक होता है। विटामिन डी की कमी के कारण से शरीर में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स रोग, रिकेट्स, ये रिकेट्स रोग उत्पन्न होता है शरीर में विटामिन डी की कमी से। अगला रोग है विटामिन ई, अगला विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल, विटामिन ई का टोकोफेरोल इसका केमिकल नेम, रासायनिक नेम है। यह किससे प्राप्त होता है, हरी सब्जियां, गेहूं के अंकुर का तेल, यानी कि जो गेहूं के जर्मिनेटिव सीड होते हैं, अंकुरित जो सीड होते हैं उनका तेल, यकृत, मछली का यकृत और दूध से यह प्राप्त होता है। इसका कार्य क्या, विटामिन ई का शरीर की असंतृप्त वसा, अनसैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट यानी शरीर की असंतृप्त वसा का ऑक्सीकरण रोकना, अर्थात एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। विटामिन ई शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है, असंतृप्त वसा का ऑक्सीकरण रोकता है। अगर इसकी कमी हो जाए, विटामिन ई कमी हो जाए तो व्यक्तियों में बांझपन उत्पन्न हो जाता है, बच्चे पैदा, शिशु पैदा करने में असक्षम, या अंगघात, कोई शरीर का अंग जो है वो कार्य करना बंद कर देता है। बांझपन या अंगघात जैसे रोग उत्पन्न हो जाकर शरीर का कोई भी हिस्सा है, कोई अंग है वो कार्य करना बंद कर देता है। बांझपन या अंगघात जैसे रोग उत्पन्न होते हैं।
इसके बाद है विटामिन ई के बाद में विटामिन के। वसा में विलय विटामिन के अंतिम विटामिन है। विटामिन के का जो रासायनिक नेम है वो है नेफ्थोक्विनोन। नेफ्थोक्विनोन रासायनिक नेम नेफ्थोक्विनोन है। इसका मुख्य स्रोत हरी सब्जियां, आंत्र जीवाणु के द्वारा स्वयं संश्लेषित। आंत्र के अंदर अपन ने जब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटेस्टाइन पढ़ा था, वृद्धांत्र पढ़ा था, तो वृद्धांत्र के अंदर यानी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर काफी मात्रा में जीवाणु पाए जाते हैं। जीवाणु के द्वारा यह विटामिन स्वयं संश्लेषित किया जाता है। बाकी ये हरी सब्जियों से प्राप्त हो जाता है। इसका कार्य है प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना। प्रोथ्रोम्बिन जो कि प्रोटीन है, रुधिर का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होती है। एक रुधिर प्रोटीन है, ब्लड प्रोटीन है, जो कि रुधिर का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होती है। उस प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करने में विटामिन के आवश्यक होता है। अगर विटामिन के की कमी आ जाती है तो शरीर के अंदर चोट लगने पर अधिक मात्रा में रक्त का स्राव होता है, रुधिर का थक्का नहीं बन पाता, रुधिर का जमाव जो है, रुधिर का जमना नहीं हो पाता, रुधिर नहीं जमता, थक्का नहीं जमता है। ये थे 4 विटामिन अपने ए, डी, ई, के, जो कि वसा में विलय है। विटामिन ए रेटिनोल, विटामिन डी कैल्सीफेरोल, विटामिन ई टोकोफेरोल और विटामिन के नेफ्थोक्विनोन। इन्हीं कमी से होने वाले रोग हैं ये रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस या जीरोप्थैल्मिया भी होता है। कैल्सीफेरोल रिकट्स नामक रोग हो जाता है। टोकोफेरोल यानी विटामिन ई की कमी के कारण से जो रोग होता है वो बांझपन और अंगघात नामक रोग होते हैं। विटामिन के के कारण से शरीर में खून का जो थक्का है वो नहीं बन पाता है चोट लगने पर, और खून अधिक से अधिक बह जाता है। ये था विटामिन ए, डी, ई, के वसा में या फैट सोल्यूबल विटामिन। अगले हैं जल में विलय विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक विटामिन बी, बहुत सारे विटामिनों का एक समूह है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर कई विटामिन आते हैं। विटामिन बी 1 से लेकर विटामिन बी 12 तक कुछ मुख्य विटामिनों के बारे में अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पहला है विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 जिसका नाम है थायामीन। विटामिन बी 1 थायामीन किससे प्राप्त होगा? ये मुख्य स्रोत देखिए, विटामिन बी के जो मुख्य स्रोत है लगभग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सभी के मुख्य स्रोत सेम ही है। तो ईस्ट, यकृत यानी मछली का यकृत, दूध, साबुत अनाज, इनसे प्राप्त होता है विटामिन बी 1। कार्य है सह एंजाइम टीपीपी का निर्माण करना होता है। और इस विटामिन की कमी से, विटामिन बी 1 की कमी से शरीर में बेरी नामक रोग हो जाता है। हाथ वगैरह, मुंह वगैरह फट जाता है, इस प्रकार के होठ फट जाते हैं, ऐसे कमजोरी हो जाती है। विटामिन बी बेरी नामक रोग होता है कमी से। विटामिन बी टू जो विटामिन है इसे कहते हैं राइबोफ्लेविन। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है और इसके मुख्य स्रोत लगभग दूध, पीतक यानी कि अंडे, यकृत और ईस्ट इसका आवश्यक मुख्य स्रोत है। और इसका जो कार्य है शरीर की वृद्धि करना, ग्रोथ करने में आवश्यक होता है। एफएडी जो कि एक सह एंजाइम होता है जो कि भोजन के ऑक्सीकरण में आवश्यक होता है, एफएडी ऊर्जा बनाने में आवश्यक होता है, उसका निर्माण करना है एफएडी का। और न्यूनता के कारण से मुंह के किनारे जो होते हैं, मुंह के किनारे होते हैं, फट जाते हैं, जिसे किलोसिस कहते हैं, नामक रोग हो जाता है किलोसिस। विटामिन B3 जिसे निकोटिनिक अम्ल या नियासिन भी कहते हैं, B3 निकोटिनिक अम्ल या नियासिन। निकोटिनिक अम्ल या नियासिन इसे कहा जाता है। विटामिन B3 बी कॉम्प्लेक्स का एक भाग निकोटिनिक अम्ल या नियासिन इसका रासायनिक नाम है। यह भी साबुत अनाज, यकृत और ईस्ट, दूध आदि से प्राप्त होता है। यकृत से, साबुत अनाज से, ईस्ट से, दूध से इनसे प्राप्त होता है। इसका कार्य है, ये भी ऊर्जा उत्पादन करने वाले जो भोजन के ऑक्सीकरण में काम आते हैं, NADP का भाग है ये। इसी कमी के कारण से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। पेलाग्रा नामक रोग, डर्मेटाइटिस या डायरिया जैसे चर्म रोग हो जाते हैं, खुजली होना, त्वचा लाल हो जाना जैसे रोग उत्पन्न होते हैं, डायरिया, अतिसार हो जाता है, ये रोग उत्पन्न होते हैं विटामिन B3 कमी कारण से, नियासिन के कारण से। विटामिन B5 पेंटाथेनिक अम्ल, पेंटाथेनिक एसिड। विटामिन B5 पेंटाथेनिक एसिड
B5 जो विटामिन बी का ही भाग है, विटामिन B5 यह जो मुख्य स्रोत है इसके भी वही है। अधिकांश जो भोजन है उसे प्राप्त होता है, ईस्ट से प्राप्त होता है। और इसका जो कार्य है कोएंजाइम ए का भाग होना। कोएंजाइम ए भी हमारे भोजन के ऑक्सीकरण में आवश्यक होता है। कोएंजाइम ए का निर्माण करना होता है। न्यूनता के कारण से यानी कि इस विटामिन बी की कमी कारण से कौन से रोग हो जाते हैं? बर्निंग फिट सिंड्रोम, बर्निंग जलना, फिट पैर यानी पैर के तलवे हैं उनमें जलन हो जाती है। इसको दूसरा नाम भी है गैरिसन गोपालन सिंड्रोम। गैरिसन गोपालन सिंड्रोम बोलते हैं, बर्निंग फिट सिंड्रोम बोलते हैं। तलवों में जलन होती है और पसीना अधिक आता है शरीर में। विटामिन B6 जिसका नाम है पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन ये भी विटामिन बी का ही भाग है। विटामिन B6 इसका उपयोग, जिसको खाद्य स्रोत है भोजन के रूप में दूध, सब्जियां, यकृत, साबुत अनाज से ये हमें प्राप्त होता है। दूध से, यकृत से, साबुत अनाज से, इनसे ये प्राप्त होता है। इसकी कार्य है वसा अम्ल एमिनो अम्ल उपापचयन में, वसा अम्लों के और एमिनो अम्ल के उपापचय में ये इनको तोड़ना बनाने इनमें उपयोगी होता है। उसके बाद न्यूनता, अगर विटामिन B6 की कमी आ जाती है शरीर में तो न्यूनता से कौन सा रोग होता है? डर्मेटाइटिस रोग हो जाता है, चर्म रोग हो जाता है, जिसमें त्वचा पर खुजली होना, सूजन होना, त्वचा लाल हो जाना जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। डर्मेटाइटिस जिसे कहा जाता है। विटामिन B12 अगला है विटामिन B12 जिसका नाम है साइनोकोबोलेमिन। साइनोकोबोलेमिन विटामिन B12 आवश्यक विटामिन है। ये भी खाद्य स्रोत, इसे भी दूध, यकृत, आंत के जीवाणु द्वारा उत्पादित, ये भी आंत के जीवाणु द्वारा स्वयं उत्पादित होता है। इसकी जो उपयोग है वो है आरबीसी के परिपक्वन में, आरबीसी का परिपक्व होने के लिए आवश्यक होता है। न्यूनता के कारण से अगर विटामिन B12 भोजन में कमी है, शरीर में कमी है विटामिन B12 की, तो पर्नीशियस एनीमिया खून की कमी होती है, लेकिन पर्नीशियस एनीमिया एक अलग प्रकार की खून की कमी है, वो होती है। किस कारण से? यह पर्नीशियस एनीमिया जो रोग होता है, पर्नीशियस एनीमिया रोग है, अर्धशरीर में अपने आप होने वाला रोग है, स्वयं प्रतिरक्षी रोग है। और इसके कारण से आरबीसी पर्याप्त नहीं बनती है, जिस कारण से शरीर थका हुआ और कमजोर हो जाता है। आरबीसी की मात्रा पर्याप्त नहीं हो पाती, जिससे शरीर थका हुआ और कमजोर हो जाता है। अगला है विटामिन B7, इसको विटामिन H भी बोल देते हैं और इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। ध्यान दीजिएगा, इसको विटामिन H भी बोल देते हैं, विटामिन B7 या विटामिन H या बायोटीन। ये भी किससे प्राप्त होता है? दूध से, यकृत से, पीतक से, यानी अंडे, दूध, अंडे, पीतक, एक बात है, ईस्ट, इनसे प्राप्त होता है। इसी कमी के कारण से ये क्या काम आता है? वसा अम्ल उपापचय में काम आता है। और इसकी कमी के कारण से स्पेक्टेकल नेत्र, आईज, नेत्र, स्पेक्टेकल नेत्र क्या होता है? स्पेक्टेकल क्या होती है? चश्मा, यानी आंखें जो है वो चश्मा के समान बड़ी बड़ी बाहर आई हुई दिखाई देती हैं। आंखें बड़ी हो जाती हैं, चश्मा के समान बाहर आ जाती हैं, चश्मा की तरफ बाहर की तरफ निकली हुई आंखें प्रतीत होती हैं। स्पेक्टेकल नेत्र रोग होता है ये। और बाल जो है वो झड़ने लग जाते हैं इस रोग के अंदर। और अब अंत में है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर विटामिन B4 जिसका रासायनिक नाम है जटिल फोलिक एसिड या फोलेट भी बोल देते हैं। जटिल फोलिक एसिड या फोलेट भी बोला जाता है, फोलिक एसिड या फोलेट। यकृत, हरी सब्जी और ईस्ट से प्राप्त होता है। यकृत से, हरी सब्जी, ईस्ट से विटामिन B4 प्राप्त होता है। इसका कार्य क्या है? रक्ताणु निर्माण यानी आरबीसी का निर्माण करना होता है। इसी कमी के कारण से मैक्रोसाइटिक, मैक्रो यानी बड़ा, साइटिक कोशिकाएं, मैक्रोसाइटिक एनीमिया यानी कि आरबीसी का जो आकार है वो बहुत बढ़ जाता है।
आरबीसी जो है वो बहुत बड़ी हो जाती हैं। आरबीसी बड़ी होने के कारण शरीर में इनकी मात्रा कम हो जाती है और वजन इनके कारण से क्या होगा, संख्या कम हो जाती है। आरबीसी बड़ी हो जाती है, शरीर का वजन कम होने लग जाता है, थकान होती है, नाखून भंगुर हो जाते हैं और याददाश्त कमजोर हो जाती है। तो ये सभी थे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 निकोटिन नियासिन, विटामिन B5 पैंटाथेनिक एसिड, विटामिन B6 पायरोक्सिन, विटामिन B12 साइनोकोबालेमिन, विटामिन B7 बायोटीन और विटामिन B4 जटिल फोलिक एसिड। तो ये सभी के बारे में अपन को विटामिन बी के बारे में पढ़ा पूरा, ये आपको नोट्स के अंदर सारे उपलब्ध भी करवाए जाएंगे। अगला है अंतिम जो विटामिन है वो है विटामिन सी। विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड एक आवश्यक विटामिन है विटामिन सी, बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। इसका कार्य क्या है, कोलेजन संश्लेषण, त्वचा के अंदर त्वचा को मुलायम, सॉफ्ट, मुलायम और तंदुरुस्त ताजा त्वचा को बनाए रखने के लिए कोलेजन तंतु होते हैं, लचीले तंतु, कोलेजन तंतुओं का संश्लेषण करना होता है जिससे त्वचा सॉफ्ट, मुलायम और चिकनी बनी रहती है, तंदुरुस्त बनी रहती है। तो उसके लिए कोलेजन तंतु का निर्माण करना इस विटामिन का कार्य होता है। किससे प्राप्त होता है ये विटामिन, साथ ही साथ ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी कार्य करता है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट की तरह, अर्थात शरीर की जो अपशिष्ट है, शरीर की गंदगी है, उसको बाहर निकालने का कार्य भी करता है। किससे प्राप्त होता है ये विटामिन, क्या भोजन करने से प्राप्त होता है, नींबू वर्ग के जो फल होते हैं, नींबू वंश के जो फल होते हैं, टमाटर, आंवला, संतरा, नींबू, ये सभी के खाने से यह विटामिन सी प्राप्त होता है। विटामिन सी कमी के कारण से कौन सा रोग उत्पन्न होता है शरीर के अंदर, मसूड़ों में एक रोग हो जाता है स्कर्वी। स्कर्वी नामक रोग जो है वो उत्पन्न होता है, इससे मसूड़ों के अंदर खून आने लग जाता है। तो ये थे विटामिन जो न्यूनता रोग है, विटामिन कमी से होने वाले रोग है। विटामिन दो प्रकार के, वसा में विलय और जल में विलय, हमने एक करके सारे का अध्ययन किया। अब अंत में अपना एक टॉपिक और आता है, पोषण संबंधी ही टॉपिक है, पोषण संबंधी, जो कि मोटापा। सबसे अंतिम इस पाठ का यानी कि जो 22वां लेसन था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र, इसका आखिरी टॉपिक है मोटापा, ओबेसिटी। मोटापा, ओबेसिटी क्या है ये मोटापा? देखिए, अगर शरीर में जब व्यक्ति भोजन के रूप में आवश्यकता से अधिक ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, भोजन के रूप में आवश्यकता से अधिक ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, अर्थात ऊर्जा की आमद जो है खर्च से भी ज्यादा हो जाता है, आमद ऊर्जा खपत से ज्यादा हो जाती है, तो शरीर के अंदर यह भोजन, अतिरिक्त भोजन जो है वसा के रूप में, चर्बी के रूप में, कोलेस्ट्रॉल के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, आदि के रूप में शरीर में संचित हो जाता है। लगभग प्रति 1 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा शरीर में, ऊर्जा पर शरीर में 1 ग्राम वसा बढ़ जाती है। 1 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा पर शरीर में 1 ग्राम वसा बढ़ जाती है और इसी कारण शरीर के अंदर मोटापा हो जाता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए शॉर्ट में, वैसे सरल भाषा के अंदर, तो उपयोग में आने वाली आवश्यक ऊर्जा की मात्रा, शरीर को जितनी ऊर्जा आवश्यक होती है, शरीर में जितनी ऊर्जा चाहिए, उससे अगर ज्यादा ऊर्जा हम ग्रहण करते हैं तो वो अतिरिक्त ऊर्जा जो है हमारे शरीर में इकट्ठी हो जाती है और हमारे शरीर के वजन, यानी कि एक सामान्य वजन के हिसाब से 20% वजन व्यक्ति का बढ़ जाता है। सामान्य वजन से 20% वजन बढ़ जाता है, तो उस स्थिति को मोटापा कहते हैं। मोटापा भी एक प्रकार से पोषण संबंधी ही रोग है। अधिक मात्रा में भोजन लंबे समय तक लेने पर मोटापा उत्पन्न हो जाता है। मोटापा के कारण शरीर में हार्ट डिजीज, हृदय रोग, किडनी संबंधी रोग, मधुमेह, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये सभी मोटापे के कारण उत्पन्न होने वाले रोग हैं। इस प्रकार से आज अपन ने इसके अंदर जो अध्ययन किया वो अध्ययन किया सबसे पहले कुपोषण के प्रकारों के बारे में, 4 प्रकार कुपोषण के, अल्प पोषण, अति पोषण, असंतुलित आहार और विशिष्ट यौनता। इसके बाद में WHO के अनुसार जो रोग पोषण संबंधी मुख्य माने गए हैं उनके बारे में पढ़ा, जिसके अंदर से पहले क्वासियोरकर, फिर मरासमस, जीरोथेर्मिया, रक्त अल्पता और गलगंड। इसके बाद में कुछ रोग जो कि प्रोटीन, विटामिन, खनिज पोषक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि कांड वाले रोग होते जो 3 प्रकार के थे। प्रोटीन PEM थे। PEM के अंदर अपने 2 रोगों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया,
मरासमस और क्वासियोरकर के अंदर। इसके बाद खनिज से उत्पन्न होने वाले खनिज की न्यूनतम उत्पन्न वाले रोग, आर्थिक छिद्रता, ऑस्टियोपोरोसिस और फिर विटामिन की कमी से होने वाले जो रोग है उनका अध्ययन किया। और अंत में मोटापा या ओबेसिटी। इस प्रकार से यह अध्याय आपका पूरा होता है। धन्यवाद। अगली क्लास में